और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो आज सरकार और किसानों में 7वें दौर की बातचीत होने जा रही है। 2 बजे किसानों के साथ सरकार की एक अहम बैठक होनी है। 7वें दौर की बैठक के बाद सवाल ये कि क्या समाधान निकल जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि पिछले 6 बार जो बैठक हुई है केंद्र सरकार की बैठक और किसानों के बीच में, उसमें कोई हल नहीं निकला। किसान कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार कृषि कानून वापस लेने से साफ इनकार कर चुकी है। हालांकि सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। इस लिहाज से आज 2 बजे होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। तो इस बैठक से पहले मंगलवार को गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि आज होने वाली किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी। 7वें दौर की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई थी। ये बैठक लगभग 2 घंटे चली थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ कुछ मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वार्ता का निमंत्रण तो स्वीकार है। अब कृषि मंत्री ने क्या कहा वो एक बार आप सुनिए। सभी किसान यूनियन के साथ सरकार बात करेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग सकारात्मक और अच्छी दिशा में बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। किसानों के साथ बैठक आज जो है वो होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में समाधान निकल सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस मुलाकात को सुलझाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई ताकि किसान आंदोलन के साथ किसानों की मांगों का भी समाधान निकाला जा सके। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कल बैठक हुई है उसमें कोशिश, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है उसमें जो स्ट्रैटेजी रही, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। अब वो संशोधन अगर आज मीटिंग में रखा जाता है किसानों के सामने तो क्या वो सहमत हो जाते हैं, ये दोनों ही चीजें बड़ी दिलचस्प रहने वाली हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से भरोसा दिया है कि सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है और कृषि कानून किसानों को फायदा दिलाने के लिए बनाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा कि उनसे ज्यादा किसानी और किसानों के बारे में जानता हूं। हमारी सरकार किसानों से बातचीत कर रही है और जल्द समाधान भी निकलेगा। इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। आपको यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। व्यवस्था मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह अधिकार उसे। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पंचायती राज चुनाव पर कहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही कृषि सुधार कानून को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करने का उन्होंने आरोप भी लगाया। देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद जो शहरी निकाय है या स्थानीय निकाय, तो इसके लिए धनराशि में भारी बढ़ोतरी की गई है ताकि गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो और पंचायतों के अंदर सारी सुविधाएं हो। तो पिछले 5 साल में काफ़ी गांव का विकास हुआ है। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 2004 में अटल जी ने किसान आयोग का गठन किया था। स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट सबमिट किया था। 2014 तक के ठंडे अवस्थे में था। ये मोदी ही जिसकी बचपन से जवानी गांव गलियारों में बिता, खेत खलिहान के मेड़ पर बिता, वो जब देश का प्रधानमंत्री बना तो सारे रिफॉर्म्स उसने किए। और आप 8 अगस्त 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेगी तो उसमें स्वामीनाथन ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी सिफारिशों को ठंडे अवस्थे में रखा था। मोदी सरकार आने के बाद ही इस 4 साल में कुछ उस पर अमल हुआ है। तो देश के किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं मोदी, और देश का किसान मोदी के साथ खड़ा है। मोदी के लिए देश का किसान भगवान है।
किसानों से आज होने वाली बातचीत से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, बीजेपी सरकार चंद अमीर मित्रों के फायदे के लिए पूरे देश के किसान को ना ठगे और आज की वार्ता में कृषि कानून वापस ले। सच तो यह है कि बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी यही चाहता है, क्योंकि वो आम जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व इतना बंजर कभी ना था। और रवि मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि 6 बार की बातचीत हुई, कुछ नहीं निकला। आज बहुत उम्मीद है, अब सबकी निगाहें इसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं। जी जीनत, देखिए, जहां चाह है वही राह है। जो उम्मीद रखते हैं वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। 35 दिनों का संघर्ष है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग सुबह खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं और यहाँ पर सर्दियों में, दिल्ली की सर्द रातों में अपना वक्त बिता रहे हैं। और आज इनकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनका जो ये संघर्ष है, जो इनके मुद्दे हैं, अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब आज इनको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं नए साल की सौगात की उम्मीद रखते हैं ये लोग और ये चाहते हैं कि ये अपने अपनों के पास नया साल बनाने अपने गांव वापस जाएं, मगर खाली हाथ नहीं। जिन मांगों को लेकर वो यहाँ आए हैं, उन मांगों को बिना पूरा किए वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। आज उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से आप लोगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, खुले हाथों से, खुले मन से। क्या लगता है आपको सिमरन जी, आप प्रधान हैं और ये तमाम लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, क्या आज आपको लगता है सकारात्मक बैठक होगी, नतीजा निकलेगा? देखिए साहब, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं खड़ा। ये सब अपने हक के लिए खड़े हैं, अपनी किसानी को बचाने के लिए खड़े हैं, अपने खेत को बचाने के लिए खड़े हैं। और दूसरी जो बात आप कर रहे हो आज की मीटिंग, ये तो पहले भी 6 दौर की हो चुकी हैं, लेकिन सरकार हर मीटिंग में वही बात बोलती है। और हमारी तरफ से सरकार को यस और नो का जो अल्टीमेटम दिया गया है, और आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए भी हमने 4 प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं। पहला तो MSP की गारंटी का है और तीनों कृषि कानून रद्द करने का है। पोल्यूशन वाले से, पराली वाला जो मसला है, उससे किसान को बाहर रखने का है। और चौथा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 है, उसको एक और रखने का है। और आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग, हम तो हर मीटिंग को अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये सरकार की बेशर्मी की हद है कि एक तरफ तो सरकार इस बिल में अमेंडमेंट की बात। रवि पूछिए, अगर आज बात नहीं बनती है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी है? सरकार खुले तौर पर मान चुकी है कि खामियां हैं, और लेकिन दूसरी और वो प्रचार कर रहे हैं, इस कृषि कानून के लाभ बता रहे हैं। जी, इसका दोगला चरित्र, दोगला चेहरा है। देखिए, तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, आपके जत्थेबंदी भी मुलाकात कर रही है। अगर आज उम्मीद जताई जा रही है कि मामला नहीं सुलझता है, तो आगे की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या रूपरेखा आप लोग अख्तियार करेंगे? देखिए, आज की मीटिंग के बाद हमें तो लग रहा है कि सरकार का जो पहले जैसा रवैया है वही आज की मीटिंग में रहने वाला है। और आगे हमारी जो उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा की जथेबंदियों की मीटिंग होगी, तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा मीटिंग का। मीटिंग के बाद तस्वीर साफ होगी। हालांकि कृषि मंत्री जो है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सकारात्मक रहने वाली है ये मीटिंग। हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं। बड़ी खबर बागपत से आ रही है। सीमा विवाद को लेकर हरियाणा और बागपत के किसानों में संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। हरियाणा के किसानों ने बागपत के 3 किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। ट्रैक्टर की टक्कर से एक किसान जख्मी हो गया, उसके पैर में चोटें आई हैं। 2 किसानों ने तो भागकर जान बचाई। किसानों पर हमले का लाइव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नगला खादर की ये घटना है। देखिए, ये जो सीमा विवाद है, ये कोर्ट में भी चल रहा है मामला। उसके बाद ये आरोप लग रहा है कि हरियाणा के किसान आते हैं, दबंगई दिखाते हैं, यहां तक कि असलाहा लेकर भी आते हैं और मारपीट करते हैं। और ये वीडियो आपको न्यूज़ 18 अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है और आप इसमें बखूबी देख पा रहे हैं कैसे एक व्यक्ति जीप में बैठा हुआ है बड़े ही आराम से, और किसान रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी उस पर दौड़ा देता है, चढ़ा देता है। वो बमुश्किल एक तो गिर जाते हैं और बाकी के जो 2 हैं वो बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाते हैं। तो हरियाणा और यूपी के किसानों में भिड़ंत हो गई है सीमा विवाद को लेकर, और ये पहली बार नहीं है। 2 महीने पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था और
अब ये वीडियो सामने आया है। कल शहजाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहजाद, अब बताइएगा इस पूरे वीडियो के बाद क्या कार्रवाई हुई है, आगे क्या? देखिए जिन्हें न्यूज़ 18 ने जिस तरह से इस खबर को प्रसारित किया है, तो उसके बाद अधिकारियों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। एसपी बागपत से हमारी बात हुई है। एसपी बागपत का कहना है चूंकि ये जो किसान है इनकी ज़मीन हरियाणा में ही पड़ती है, लेकिन ये रहने वाले बागपत के हैं। एसपी का कहना है तो इनकी जो जुडिशल है वो हरियाणा में पड़ती है और इन्हें वहीं इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। हालांकि जो किसान है उन्होंने बागपत पुलिस को इसकी तहरीर दी है और बागपत पुलिस भी पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी इन किसानों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद 8 से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा पहले दर्ज किया गया था। लेकिन अभी जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रसारित किया तो एसपी बागपत अभिषेक सिंह का कहना है कि जो पूरा मामला जो लाइव वीडियो वाला कल सामने आया है, जमीनी विवाद है और जो ये किसान है इनकी ज़मीन हरियाणा में ही पड़ती है और हरियाणा में ही इनका जो है मुकदमा चल रहा है, तो इसलिए हरियाणा पुलिस ही इस पर कार्रवाई करेगी। जी, फिर भी यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो तरीका है, इन किसानों ने इसके खिलाफ शिकायत की यहाँ बागपत में? जैसे अधिकारी कह रहे कि ठीक है हरियाणा में, तो क्या हरियाणा में शिकायत की? क्योंकि ये तरीका तो स्वीकार नहीं किया जा सकता ना कि ठीक है आपका विवाद है, चल रहा है, मामला कोर्ट में भी है, जैसे आपने पहले जानकारी दी, तो आप किसी पे गाड़ी चढ़ा दें, आप मारने की कोशिश करें। देखिए जिन्हें सबसे बड़ी समस्या इन किसानों के सामने यही है, क्योंकि इनकी ज़मीन हरियाणा में पड़ती है और ये रहने वाले बागपत के हैं। हरियाणा पुलिस जो इनकी मुकदमे है, इनकी जो तहरीर है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, अपने किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो इसीलिए ये बागपत पुलिस में कार्रवाई कराना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने तहरीर दी है। लेकिन बागपत पुलिस का कहना है कि सीमा विवाद का मामला है, इसलिए जो है हरियाणा में जमीन पड़े तो वहीं की पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन एसपी ने ये भी बताया कि हरियाणा का जो प्रशासन है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इस पर भी सवाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेठी में गायत्री प्रजापति के घर पर छापा मारा गया है। ईडी की छापेमारी हुई है। लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी में छापेमारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गायत्री प्रजापति। अमेठी में 6 से ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं। प्रयागराज से ईडी की टीम पहुंची है अमेठी। विकास कॉलोनी में गायत्री प्रजापति का घर है। अकूत संपत्ति जो साम्राज्य खड़ा किया, अब सवालों के घेरे में। रेप मामले को लेकर वो चर्चा में रहे, पद गंवाना पड़ा, वापसी भी हो गई, वो एक विवाद। लेकिन यहां पर अब ईडी की छापेमारी, बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये तो गायत्री प्रजापति बड़ा नाम और ये कार्रवाई हो रही है। हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने जिस तरह से खड़ी की, जो साम्राज्य खड़ा किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गायत्री प्रजापति। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी में रेप का गंभीर आरोप लगा, मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया, फिर वापसी भी हो गई। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरी छापेमारी के बारे में बताइएगा। गायत्री प्रजापति की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। बीते दिनों उनके बेटे अनिल प्रजापति को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब जो समाजवादी पार्टी में एक बड़े स्तर पर खनन घोटाला हुआ था, उसमें जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच कर रही है, उसने गायत्री प्रजापति के अमेठी, सुल्तानपुर और राजधानी लखनऊ समेत जो ठिकाने हैं, जो उनके घर हैं, उन पर छापा मारा है। और साथ ही साथ उनके बेटे अनिल प्रजापति के दफ्तर पर भी एक टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ईडी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी में एक बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, उससे जुड़े दस्तावेजों को हासिल किया जाए ताकि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया जाए। बीते दिनों भी ईडी ने इस मामले में जब हमीरपुर की पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला और पूर्व एमएलसी रमेश मिश्रा से पूछताछ की थी, तो उस पूछताछ के दौरान गायत्री प्रजापति की एक बड़ी भूमिका इस घोटाले में सामने आई थी। और यही कारण है कि लगातार ईडी कई राउंड गायत्री प्रजापति से पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने जो अकूत संपत्ति कमाई है, किस तरह से ये घोटाला हुआ है, उससे जुड़े तमाम सवाल पूछे। लेकिन गायत्री प्रजापति लगातार अपनी बीमारी का बहाना बताते हुए ईडी को गुमराह करते रहे हैं। और यही कारण है कि ईडी अब ये कोशिश कर रही है कि जो उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाएं, वो दस्तावेज खोजे जाएं। उसी के तहत एक बार फिर छापा मारा गया है और ईडी के अधिकारियों को उम्मीद है। ठीक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस पूरी छापेमारी के बाद। वाराणसी में कोलकाता से आई आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई स्पंज आयरन फैक्ट्री में की गई है। इसके साथ ही चंदौली, मिर्जापुर और बनारस में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है। साथ ही फैक्ट्री मालिक के घर और कारखाने जो हैं, वहां पर भी छापेमारी की गई है। तो कोलकाता से आई टीम की बड़ी कार्रवाई, आयरन
स्पंज आयरन फैक्ट्री है ये, जहां पर ये छापेमारी हो रही है। चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई और कई जगहों पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 5 ठिकानों पर ये कार्रवाई हो रही है। ये जो स्पंज आयरन के जो कारोबारी हैं, इनका फिलहाल सीमेंट का और सरिया का भी काम है, और पूर्व में इनका कोयले का बड़ा काम था, और माना जाता है कि कोयले के काम में भी इन्होंने टैक्स की बड़ी चोरी की थी। तो फिलहाल अभी कोरोना काल में टैक्स की बड़ी चोरी का पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद कोलकाता की टीम यहां आई है, और सपोर्ट में यहां पर वाराणसी जो रीजनल आयकर विभाग की टीम है वो भी सपोर्ट में लगी है। फिलहाल 5 ठिकानों यानी कि चंदौली का जो औद्योगिक क्षेत्र है रामनगर, वहां मिर्जापुर का औद्योगिक क्षेत्र चुनार, और बनारस में जो उनका घर है रविंद्रपुरी में, वहां पर छापेमारी चल रही है, सर्वे चल रहा है। और खास बात यह है कि जो आयकर की टीम है उसमें अपर निदेशक जो है कोलकाता के वो खुद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो है वो खुद हैं इसमें। और खास बात यह है कि टीम ने वहां पर अंदर लॉक कर दिया है पूरा घर, और सभी के मोबाइल फोन ऑफ करा दिए हैं। मगर जैसे ही ये खबर पहुंची है, जो दूसरे जो सरिया के और सीमेंट के कारोबारी हैं उनमें खलबली मच गई है, क्योंकि ये टैक्स चोरी का पूरा ताना बाना है। तो क्या ये ताना बाना पूरी दूसरी जगह से भी जुड़ता है? क्या इसके जो कनेक्शन है ये दूसरे कारोबारी जुड़ते हैं? क्या एक बड़े स्तर पर ये पूरी टैक्स चोरी की गई है? ऐसे तमाम सारों के सवालों के जवाब ईडी कागज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क खंगाल कर खोज रही है। तो फिलहाल हार्ड डिस्क को कब्जे में ले लिया गया है, जो भी ऑफिस की हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की वो ले लिए गए हैं, कागज कब्जे में लिए, और फिलहाल अभी सर्वे चल रहा है। जी, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी